सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 10 प्रवास। इस पाठ के लेखक है श्री सालिम अली। जहाँ देखते हैं इस पाठ के बारे में। जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा न हो यह संभव ही नहीं। डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की है। एक 10 वर्ष के बालक की बयां एक 10 वर्ष के बालक की बया पक्षी के प्रति साधारण से जिज्ञासा ने ही बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया। बया पक्षी क्या है? एक छोटी सी चिड़िया है ना, जो जिसको बुनकर पक्षी भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास जो पेड़ों में जो सुंदर जो घोंसला बनाती है ना, वही है बया पक्षी, जो कपड़ों की तरह बुनाई करती है अपने घोंसले की, है ना। पक्षी शास्त्री अर्थात पक्षी के बारे में पूरी तरह यह अत्यधिक जानकार होना। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षी के जीवन, उनके प्रयास, उनके प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की उनकी जो प्रवृत्ति होती है ना, तो उस प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई पक्षी है जो विशेष समय पर भारत आते हैं और उसके बाद अभी भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं, है ना। और वो कुछ खास सीजन में मौसम में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो विदेशों से या कहीं और दूर प्रदेश से आए हुए होते हैं, है ना। और इस वापस अपने मौसम ठीक वातानुकूलित होने से वो अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही स्थिति मतलब कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवास। चलिए आगे शुरू करते हैं पाठ। पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौटना। ठीक है। पक्षी पक्षी विज्ञान से संबंधित जितने भी विचित्र बात है, क्या है उसमें सबसे अजीब बात या विचित्र बात? पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना, ठीक है, और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। जैसे हमारे देश के लोग कुछ समय के लिए जो बाहर जो जॉब करते हैं और वापस आते हैं, ठीक उसी प्रकार, है ना। यह अजीब बात, यह भी रहस्य बनी हुई है। साल में 2 बार बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़ियां किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। प्रस्थान करना मतलब निकलना या चलना या जाना, है ना। कभी कभी वे महाद्वीप और महासागर तक पार करती हैं। कभी कभी वे पक्षी जो है ना, वो महाद्वीप महाद्वीप क्या है? हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है ना, और 5 महासागर। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, समझ लो। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है ना।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये भी एक महाद्वीप है ना। हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में है। तो ऐसे एक महाद्वीप को पार करके भी दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार महासागर भी है ना। महाद्वीप से भी बड़े बड़े महासागर है, तो उसको भी पार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऐसा क्या है जो इन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है। मतलब ये क्यों इतनी लंबी दूरी तय करते हैं, ये है ना। क्यों वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती है, और कैसे उन्हें पता चलता है कि किस रास्ते से होकर जाना चाहिए। इस बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो सका है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य ज्ञात हो चुके हैं। तथ्य मतलब उसकी जो सत्य जो बात है ना, वो उसकी जो सच्चाई है वो ज्ञात हो चुके हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। ठीक है, जो आवागमन मतलब आना जाना। ठीक है, चिड़ियों की इस प्रवास की जो खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका जो आवागमन है वो बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें एक हफ्ते या उससे कम का ही आगा पीछा हो सकता है। मतलब भविष्यवाणी करने से लगभग एक सप्ताह या उससे थोड़ा से आगे और थोड़ा से पीछे हो सकता है। चिड़ियां लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग अथवा खेत में आ जाती हैं। यही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं, और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो। ठीक है, कभी कभी कोई कोई चिड़िया जो है वो हजारों मील का फासला भी तय करते हैं। फासला मतलब दूरी। ठीक है, मतलब हजारों किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी को तय करके आते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़ियाँ प्रवास के लिए क्यों जाती है, अन्य क्यों नहीं जाती। जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर ही निर्भर करता है, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य हो न होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और कुछ शेष वहीं बने रहते हैं। ठीक है, कुछ जो प्रजाति के जो पक्षी है ना, उसके लिए पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो सभी के सभी प्रवासी प्रवास करते हैं, क्योंकि कुछ पक्षी प्रवास करते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं, है ना। इसकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य वहीं बने रहते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती हैं, और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है लौटकर अपने देश आ जाती हैं। वे अपने देश जब जाती हैं उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपलें, कलियाँ और फूल निकले होते हैं, और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं कहने का मतलब कि वो उसी को खाकर जीवित रहते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और पतझड़ के बाद गर्मी सर्दी के पड़ते ही पतझड़ के बाद पहली पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़ियां प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती है। उदाहरणार्थ रोजी पोस्टर जो मध्य एशिया में अंडे देती है, भारत में मई से चली जाती है। ठीक है, भारत में मई से चली जाती है और अगस्त में फिर लौटकर आ जाती है। कौन से? रोजी पोस्टर जो चिड़िया है वो, रोजी पेस्टर, है ना। ये मध्य एशिया में अंडे देती है ना। भारत से
मई में चली जाती है। मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो उस समय वो चली जाती है। और अगस्त में फिर लौट कर आ जाती है। अगस्त में फिर से ठंड पड़ना शुरू होने लगता है ना, तो उस समय वो वापस लौट जाती है। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती हैं, वे मार्च में आती हैं। और कुछ कुछ जो चिड़िया हैं वो आराम से बाद में आती है, मार्च के आसपास, है ना, और सितंबर में लौटती है। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है। और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़ियां हैं जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती है। और इसी स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं, है ना। ये जो चिड़िया हैं, कोई कोई चिड़िया जो है वो हजारों मील दूर पार करते हैं, और कोई कोई जो है वो वहीं आसपास 60-70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास ही प्रवास करते हैं, मतलब अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये अभी तक रहस्य है है ना, अभी तक उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मुंबई में पीलक और पतरिंगे पीलक और पतरिंगे ये जो पक्षी है वो मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं। मानसून के समय ये शहरी इलाका छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, थोड़ी दूर दक्षिण के पठार, है ना, या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में जरूर लौट आते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर लें, कोई सही जानकारी हो भी नहीं सकती। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी करती है। वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए, मतलब थोड़ी अच्छी मोटी तगड़ी हो जाए, है ना, चर्बी बैठ जाए, है ना, जमा हो जाए, उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़ियां अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय को संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है। जो लंबी यात्रा में, है ना, मतलब जो लंबी दूरी जो तय करने वाले जो पक्षी है उसके लिए सूर्य ही दिशा सूचक यंत्र का काम करता है। ठीक है, मतलब किस ओर से सूर्य उग रहा है, किस ओर डूब रहा है, तो उससे वो अनुमान लगाता है कि कौन सी दिशा उत्तर है, दक्षिण है, पूरब, पश्चिम, वो उसके अनुसार समझ में आ जाता है उसको, है ना। इसलिए इसको कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र। अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है। धुंध और कोहरा पड़ने से जब सूरज छिप जाता है तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाए, पर जैसे ही कोहरा छटने के बाद दिखाई पड़ना शुरू होता है वे फिर अपने रास्ते पर आ जाती है। रास्तों में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ध्यान रखती जाती है, पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई
पर उड़ती हैं। चिड़िया जो है वो अक्सर कितनी ऊंचाई पर उड़ती है? 600 से 1300 मीटर। 600 मतलब आधा किलोमीटर से 100 मीटर और ऊपर, है ना, और 1300 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर और 300 मीटर और, तो इन दोनों के बीच ही उड़ती है चिड़िया, है ना। ऐसे में छोटे निशान निशान तो अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ते। जो छोटे छोटे जो निशान होते हैं वो तो दिखाई नहीं पड़ते, पर ये निशान कितने कम महत्व के होते हैं, है ना, इतने कम महत्व के होते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहले पहले पहल प्रवास पर चलता है, प्रायः अपने माँ बाप से बिछुड़कर अलग और उनसे पहले ही चल देता है। ठीक है, यहाँ पर कि ठीक है, जो चिड़िया जाते समय याद रखते हुए जा रही है, किसी भी चीज़ को देख के निशान को, है ना, बहुत बड़े पेड़ है या बहुत बड़े घर है या थोड़ा पहाड़ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो उन सभी चीज़ों को देखते हुए उड़ रही है। लेकिन वहाँ वो जाके वो पक्षी जो है वो अंडे देती है ना। अंडे देने के बाद उसका जो बच्चा है ना, जब वापस लौटने के समय में उसका उसके जो बच्चे हैं वो तो नहीं देखा है ये सभी चीज़ें, है ना। लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो अपने माँ बाप से बिछुड़कर वो उससे पहले ही चले जाते हैं, है ना, और वो उसी रास्ते से ही गुजरते हैं जिसमें वो पहले कभी गया नहीं है ना। तो इसलिए आश्चर्य की बात है कि ये समझ में नहीं आता है कि वो कैसे उसी रास्ते में एक निश्चित रास्ते में ही जाते हैं। इसलिए हम यह जानने के लिए मजबूर हैं कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती है उसका विश्लेषण तो संभव नहीं, अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए, है ना। अब पहले तो वो ये समझ रहे थे कि जो उसकी जो चिड़िया है एक बार जाके आ चुके हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जो पहली बार प्रवास के लिए निकल रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं वो भी सटीक निश्चित दिशा में निश्चित स्थान की ओर बढ़ने लगता है ना। इसीलिए उसको उसकी सहज वृत्ति अर्थात स्वाभाविक क्रिया, जिस प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं तो दूध पीने के लिए उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक क्रिया से वो पीने लगता है ना। तो ऐसे ही उसको भी मान लेना चाहिए करके बोल रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास यात्रा पर चलती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है कि जिनकी वो जो प्रजाति की जो चिड़िया है वो अकेले ही प्रवास पर चलती है। प्रवास पर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही चलती है। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो कम सब अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती है। ठीक है, अधिकतर जो चिड़िया हैं वो दिन में ही मतलब सभी सारे काम करती है, लेकिन प्रवास के समय वो रात को ही उड़ना पसंद करती है। शायद इसलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। ठीक है, और इसलिए रात में उड़ना पसंद इसलिए करती है कि आक्रमणों से वो बचा रहता है ना। मनुष्य जो है उसके आक्रमण से भी और अन्य जो चिड़िया है ना, जो शिकारी पक्षी है उससे भी बचने के लिए। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है। जो छोटी छोटी जो चिड़िया है वो कितनी स्पीड से उड़ती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर उड़ पाएगी, लगभग इतनी स्पीड से वो उड़ती है। और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती है। इसलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। मतलब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना ही उड़ उड़ पाएगी?
250 किलोमीटर से कम ही उड़ पाएगी वो, है ना, जो छोटी चिड़िया है। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है। और बड़ी चिड़िया जो है वो कितना घंटे उड़ सकती है, कितने स्पीड से उड़ सकती है, कितनी गति से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर तक उड़ सकती है। और इसलिए वे एक दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर सकती है। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है। और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे जमीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है ना। और इन सब का सार यह है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती ही है, साथ ही खतरनाक भी होती है। मतलब 36 घंटे उड़ना, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कितना समय तक जग सकते हो, है ना। बिना आराम करे इतना घंटे काम कर सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती हैं, ठीक है। पर यहाँ वे प्रजनन नहीं करती, है ना। अधिकतर जो पक्षी है वो यहाँ जाड़े के मौसम को काटने के लिए, उस जाड़े के समय को बिताने के लिए यहाँ आती है, पर यहाँ पर वे प्रजनन नहीं करती है। प्रजनन मतलब यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं करते। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती हैं, जाड़े के दिनों में भारत में आ जाती हैं। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़ियों में प्रायः वे ही होती हैं जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाले बतखें और जल में विहार करने वाली होती हैं। प्रवासी चिड़ियों में प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठी करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है वह है उसकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहना देना, ठीक है। हमें चिड़ियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले, इसके लिए क्या करते हैं कि लोग जो हैं पक्षी की जानकारी लेने वाले जो लोग हैं उसके पैरों में, उनकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहना देते हैं, है ना। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है और रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है ना। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं। ये जो छल्ले हैं जो रिंग या अंगूठी के जैसे जो होते हैं वो उपयुक्त नापों के होते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो उड़ने में और बाकी चीज़ों में, है ना। ऐसे उसको बनाया जाता है। तो उन छल्लों पर क्रम, संख्या और छल्ला पहनाने वाले का पता रहता है, ठीक है। उन छल्लों में क्या क्या रहता है? छल्लों का क्रम, क्रम मतलब संख्या, जैसे आप लोग का रोल नंबर रहता है वैसे ही वो उसका रोल नंबर समझ लीजिए, पक्षियों का रोल नंबर और उसका जो छल्ला पहनाने वाले का पता और जो छल्ला पहनाता है ना, उसका भी पता लिखा होता है। जिसका अर्थ यह है कि ये सब क्यों करते हैं, जिसको भी वह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले वह उसे उसकी सूचना दे दे, ठीक है। जैसे दिल्ली मुंबई में या कोई भी दूसरे राज्य में कोई उसको छल्ला पहना दिया है ना। और वो उड़ते उड़ते हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आसपास आके अगर मिलता है, वो चिड़िया मिलती है, तो हम उसको देखकर हम देखेंगे तो उस संख्या को और उस पते पर उसके बारे में लिखकर भेज देंगे। अभी तो मोबाइल का ज़माना है तो सीधा मोबाइल नंबर देने से सीधा फ़ोन करके ही बताया जा सकता है, या फ़ोटो खींच के भेजा जा सकता है, या वीडियो बना के भेजा जा सकता है ना। किसी भी स्थिति में मिले वह उसे उसकी सूचना दे दे, है ना।
मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी पक्षी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है, मुंबई की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, नेचुरल मतलब प्रकृति, है ना, तो प्रकृति की जो इतिहास है ना, उसके बारे में जो संबंध लगाने वाले जो सोसाइटी समाज या समिति बनाई गई है ना, उन्होंने एक योजना चला रखी है, जिसके अनुसार विभिन्न जो प्रवासी प्रजातियों की जो चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो बिल्कुल अज्ञात थे। कई जंगली बतखें 4,800 कई जंगली बतखें जो है 4,800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई है। कितना दूर? भारत की जो जंगली बतखें हैं वो 4,800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई है। साइबेरिया रूस समझ लीजिए, है ना, रूस में पाई गई है। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। छल्लों पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दें, और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे उनको मालूम हो सके कि अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे आसपास अगर कोई छल्ले वाली कोई चिड़िया मिले तो हमको क्या करना चाहिए, उसको पकड़ के उसके बारे में वहाँ के जो पता है ना, उस पर जो पता लिखा रहेगा, दिया रहेगा, तो उसके बारे में उसको कुछ बताएं। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़ियाँ भी मिलती है जिनके पाँव में विदेशों के छल्ले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे विदेशी हों या देसी, मतलब स्वदेशी हो या विदेशी, स्वदेशी मतलब अपना देश, विदेशी मतलब दूसरा देश, है ना, तो स्वदेशी हो या विदेशी, सोसाइटी को भेज दिया जाने चाहिए। और अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिस परिस्थिति में मिला, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाना चाहिए। अगर ठीक है हम उसको भेज नहीं सकते जो छल्ला है उसको, है ना, तो जिस भी स्थिति में वो जो चिड़िया है, पक्षी है, वो हमको मिला है ना, उस पक्षी को मिलने की तारीख और पाने का जो स्थान है वो भेज दिया जाना चाहिए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार से सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। ये शब्दार्थ देख लेते हैं। रहस्य अर्थात राज या भेद, कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र, सहज वृत्ति अर्थात स्वाभाविक, फासला मतलब दूरी, अंतर, आवागमन अर्थात आना जाना, नितांत मतलब बिल्कुल, अतिशय मतलब बहुत अधिक, कोपल मतलब कल्ला या कनखा या वृक्ष आदि की कोमल मुलायम नई पत्ती, कोहरा अर्थात कोहरा, कुहासा, धुंध, और संतोषजनक अर्थात पर्याप्त, यह तृप्तिदायक मतलब संतुष्टि जिसमें मिले, है ना। और अक्षांश क्या है? ये भूगोल पर मतलब पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होती हुई एक काल्पनिक रेखा मानकर उसके उसके 360 भाग किए गए हैं। इन 360 अंशों पर से होती हुई पूर्व पश्चिम भूमध्य रेखा के समानांतर मानी गई है, जिनको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की गिनती विषुवत या भूमध्य रेखा से की जाती है। आइए, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हो गया।